वर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने थ्योरी सेक्शन में आपका संप्रेषण को डिटेल में डिस्कस किया था, इसके प्रकार समझे थे और प्रभावी संप्रेषण के बारे में पढ़ा था, कक्षा संप्रेषण पढ़ा था। तो इसी पर आज हमारा जो टॉप एमसीक्यूज़ का सेट है यह आपके लिए उपलब्ध है। इसमें हमने टॉप के जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा थ्योरी क्लास ज्वाइन करने के लिए 25 को हमने क्लोज़ कर दिया था, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही जो नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग आज और कल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं आज के टॉप एमसीक्यूज़ के साथ में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो भावबोधक संप्रेषण बताना है। तो ये प्रेरित होता है आपका कूट लेखक को एनकोडर भी बोलते हैं, एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं जो हैं भावबोधक संप्रेषण के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम, यानी अगर सकारात्मक कक्षा में संप्रेषण हो रहा है तो उसका परिणाम अनुनय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो बताना है कक्षा संप्रेषण किसका आधार होता है। तो कक्षा संप्रेषण आधार है आपका सामाजिक पहचान का। कक्षा संप्रेषण सामाजिक पहचान का आधार होता है। बाह्य निरर्थकताओं का नहीं, पूर्वाग्रही, उदासीनता, ये सब जो है मैच नहीं कर रहे हैं ऑप्शन। अगला देखिए, प्रभावी संप्रेषण में सब पहले से यह माना जाता है। तो प्रभावी संप्रेषण में पहले से क्या माना जाता है? बोध माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। अधिकांश लोग क्या विश्वास करते हैं? तो देखिए, अगर मौखिक और अमौखिक, तो अमूमन हमने क्या देखा है कि मौखिक और अमौखिक अगर हैं, यानी अमौखिक मतलब जो मौखिक नहीं है, यानी लिखित रूप में है या किसी और रूप में है, तो अधिकांश लोग क्या विश्वास करते हैं? अमौखिक संदेशों में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? तो जो समृद्ध कक्षा व्याख्यान है उसकी सामान्य विशेषता क्या होगी? यानी समृद्ध कक्षा व्याख्यान, कक्षा का व्याख्यान जो है समृद्ध हो, उसके अच्छे आउटकम्स आए, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? तो वो होता है तथ्यात्मक होना जरूरी होता है, कि वो तथ्यों पर बात करता हो, न कि ऐसे ही हवाई बातें नहीं, बिल्कुल तथ्यात्मक उसमें बातें होती हो। अगर देखिए, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्था में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है? तो अगर आप ऐसी जगहों पर कार्यरत हैं तो आपके लिए जो होगा क्षैतिज संप्रेषण ज़्यादा उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। अगर अध्यापक संबोधित कर रहा है कक्षा में तो उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो उसे ध्यान में रखना चाहिए आपका यहाँ पर जो वाक स्वराघात परिवर्तन, वाक मॉडुलन जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब जो उसका वाक होगा, जो उसके कथन होंगे, जो उसके स्टेटमेंट होंगे, उसको स्वराघात परिवर्तन, यानी स्वर में परिवर्तन होना चाहिए। वाक का मंडुलन होना चाहिए कि कब स्वर उसे ऊंचा करना है, कब नीचा करना है। तो वो चीजें उसको कक्षा में छात्रों को संबोधित करते हुए ध्यान में रखना होगा। और इसके अलावा यहाँ देखिए, सानिध्य से बचना, इससे कुछ फर्क नहीं। पुनरावर्ती विराम, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिर भंगिमा, तो भंगिमा मतलब जो मुद्राएं हैं उसकी, भाव मुद्राएं जो उसकी हैं वो स्थिर तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए ना टीचर की। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? प्रभावी संप्रेषण में क्या मतलब अवरोधक क्या है? अवरोधक का मतलब हो गया कि प्रभावी संप्रेषण को रोकने वाले तत्व इनमें चुनने हैं। तो आसान सा है, नीति परिवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियां जो है ये प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक का काम करेंगी। क्योंकि बाकी देखिए, यहाँ पर संवाद हो गया, सारांश हो गया, आत्म समीक्षा हो गया, सरल शब्दों का प्रयोग, ये सब जो है अच्छे संप्रेषण के, प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन, इन कारकों से संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन प्रभावित होता है। अगला देखिए, एक अध्याय के रूप में कक्षा
में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो एक अध्याय के रूप में कक्षा में आपकी जो उपस्थिति का सर्वोत्तम विकल्प हो जाएगा वो होगा आपका सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। सुस्थापित जो आपकी भाव मुद्राएं हैं, शारीरिक मुद्रा है, उसका अंगीकरण होना चाहिए। अगला देखिए, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है। तो हर कोई जो भी संप्रेषक होगा उसे अनुभव होता है प्रत्याशित उत्तेजना का। तो हमेशा कभी भी आप अगर संप्रेषण करने जाओ, कुछ बोलने जाओ, तो प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव प्रत्येक संप्रेषक को होता है। तो ये कॉमन सी बातें हैं, इन आंसर को आप आसानी से लगा सकते हैं। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। तो विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु, यानी विचारों की गतिशील शुरुआत आपको करनी है। कक्षा संप्रेषण का ऐसे में केंद्रीय बिंदु हो जाएगा आपका मस्तिष्क चित्रण, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। इसको पराभाषा, ये ध्यान रखना है, वाणी के बजाय आवाज के पहलू पराभाषा, तो पराभाषा के रूप में जाना जाता है इसको। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है, यानी किससे, कौन सा इनमें ऐसा विकल्प है जिससे हर प्रकार का संप्रेषण प्रभावित हो जाता है। तो वो है संप्रेषण के संदर्भ से। अगर संदर्भ सही नहीं है तो उसका संप्रेषण प्रभावित हो जाता है, फिर वो किसी भी प्रकार का है। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है। तो मनोवृत्तियां, कार्य और प्रकटन, इनको समझा जाता है आपका अशाब्दिक रूप में। ये सब क्या है, अशाब्दिक रूप में। वैसे भी मनोवृत्तियां, कार्य, प्रकटन, ये सब अशाब्दिक रूप हैं। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय कैसा होता है, तो शिक्षक छात्र संप्रेषण हमेशा उपयोगितावादी होता है, यानी वो उपयोगी ही होना चाहिए, छात्र के लिए वो उपयोगी ही होना चाहिए। तो इसलिए उपयोगितावादी शिक्षक छात्र संप्रेषण होता है। कक्षा में एक संप्रेषक विश्वास स्तर निर्धारित होता है। संप्रेषक का जो विश्वास स्तर है, यानी मैं कहूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल, एक तरह से वो कैसे निर्धारित होगा, तो वो निर्धारित होता है आपका नज़र मिलाने से। तो नज़र मिलाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका निर्धारण पता चलता है। ये तो कॉमन सी बात है, बीएड की कक्षाओं में आपने। निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अभिवृत्ति, सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति, ये तीनों जो हैं आपके संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाते हैं। संप्रेषण माध्यम से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2 और 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति तभी अच्छी रहेगी जब संप्रेषण अच्छा होगा। 2 कथन दिए गए हैं। औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। औपचारिक संप्रेषण जो है आपका त्वरित और लचीला होना चाहिए। और तर्क दिया गया है इसके पीछे कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है। तो देखिए यहाँ पर औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो त्वरित और लचीला नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो उसमें नहीं है ना, क्योंकि वो औपचारिक है। वो सूचना जो रखनी होगी वो फिक्स उतनी सूचना बोली जाएगी। औपचारिक संप्रेषण ऐसे ही होता है। और दूसरा क्या है कि सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध, हाँ योजनाबद्ध होता है, व्यवस्थित प्रभाव होता है। तो आर तो सही है लेकिन ए इसमें गलत है, तो ए असत्य है और आर सत्य है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं। संप्रेषण की विशेषताएं इनमें से बतानी है हमें। तो यहाँ पर देखिए, संप्रेषण में विचारों, तथ्यों, मतों का आदान प्रदान शामिल है, बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया होती है, यह एक वृत्तीय प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है इसमें। संप्रेषण में भाषा होती है। संप्रेषण में भाषा कैसी होती है, तो संप्रेषण में हमेशा क्या होगा, वाचिक कूट होती है। भाषा जो है वाचिक कूट होती है। ग्रेप वाइन, जिसको दाखलता भी कहते हैं हम, निम्नांकित में से किस रूप में भी जाने जाता है। देखिए, ये जो दाखलता शब्द है ना, ये जाना जाता है आपका एक तरह से जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक संचार के रूप में भी जाना जाता है दाखलता को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। जो इनमें सिद्धांत नहीं है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेप वाइन ये तो है ही भाई, ये है सूचना का एक तरफा अंतरण, ये संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। सूचना का दोनों तरफ अंतरण होना चाहिए, एक तरफा अंतरण नहीं कि पहुंचा दी सूचना, समझ आया नहीं आया तो वो अच्छा संप्रेषण नहीं है। अगला देखिए, संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है वो क्या कहलाएगा। तो बहुत सारे समूह को या बहुत सारे आदाताओं को अगर एक स्रोत से एक साथ सूचना दी जा रही है तो वो कहलाएगा आपका अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक
शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में क्या होगा? तो शिक्षक जब शब्दों या चित्रों में संदेश भेज रहा है तो वो एक तरह से कोड भाषा का प्रयोग कर रहा है, कोड्स का प्रयोग कर रहा है। तो विद्यार्थी अगर उनको पढ़ता है तो वो क्या कहलाएगा? डिकोडर्स कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहेंगे? तो मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहा जाता है आपका एंट्रोपी कहा जाता है मौखिक संचार में व्यवधान आने को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ? संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ था आपका सूचना सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहां क्या होता है? तो जब वहां पर फीडबैक की उपस्थिति होती है तो वो क्या हो जाता है? एनकोडर डिकोडर हो जाता है। अगला देखिए, संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्ध के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? यानी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जो संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? उन्हें सक्रिय श्रोता कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? कक्षा संचार का वर्णन आपका किया जा सकता है व्याख्यान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक डैश को आकार प्रदान करते हैं, यानी सैद्धांतिक कोड जो है हमारे सामूहिक किसको आकार प्रदान करते हैं? तो सामूहिक अवबोधन, यानी अवबोधन का मतलब सामूहिक रूप से किसी बात को समझना एक तरह से, तो अवबोधन को आकार प्रदान करते हैं। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे या उन्हें, संप्रेषण में क्या होता है? जो मिथक होते हैं यानी जो मिथ्या बातें होती है उनमें शक्ति तो होती है परंतु उन्हें क्या होता है? परंतु वो यथा तथ्य नहीं होते हैं, यानी यथा तथ्य का मतलब तथ्य के अनुसार नहीं होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मिथकों में शक्ति तो होती है लेकिन वो यथा तथ्य नहीं होते हैं। अगला देखिए, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? संस्थागत जो संचार है आपका, यानी जो किसी संस्था के बीच में जो संचार हो रहा है तो उस संचार को किसके समतुल्य माना जाता है इनमें से? तो इनमें से उसको माना जाता है आपका समूह संचार के समतुल्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है? तो संप्रेषण प्रक्रिया को एक तरह से काल क्रमानुसार लगाना है हमें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो संप्रेषक आ जाएगा, दो ऑप्शन में है। फिर क्या आएगा? फिर संदेश आएगा, फिर एक माध्यम आएगा, फिर रिसीवर आएगा, फिर उसका प्रभाव जो है वो लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। तो इस संप्रेषण को कहा जाता है आपका अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? शिक्षक का कक्षा जो होता है वो एजुटेनमेंट सिद्धांत है। एजुटेनमेंट, तो एजुटेनमेंट ये शिक्षा से संबंधित है, तो एजुटेनमेंट पर आधारित होता है, यानी शिक्षित करने पर आधारित होता है। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण होती है तदनुभूति। तदनुभूति, सहानुभूति नहीं, तदनुभूति, यानी तदनुभूति जैसे मतलब उसके जैसे ही अनुभूति करना, यानी उसकी जगह खुद को रख कर देखना फिर जाकर उससे संप्रेषण करना एक तरह से। टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? टेलीफोन आपका किस तरह का संचार होता है? तो टेलीफोन आपका संचार होता है इनमें से रेखीय संचार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेप वाइन संचार के साधन होते हैं। ग्रेप वाइन जैसे कि अभी बताया, ग्रेप वाइन जो संचार के साधन होते हैं इनको ये क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी रिपीट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संचार से जुड़े मुद्दे हैं उनकी एक तरह से चर्चा किसके द्वारा की जाती है? तो चर्चा की जाती है ITU के द्वारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन और यूनिट। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है, 1865 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। टीवी श्रोताओं द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है? तो रेफरेंशियल फ्रेमिंग जो है ये जोड़ता है आपका यथार्थता से जोड़ता है संचार माध्यमों को। अगला देखिए, किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? यानी जो संप्रेषित किया गया ज्ञान है उसको एक तरह से कल्चरल इनपुट, एक तरह से कल्चरल निवेश माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो कक्षा संचार जो आपका होगा वो क्या होगा? ये प्रभावशील, भावात्मक, आचयनित, ये संज्ञानात्मक है ना, कॉग्निटिव है, ये कॉग्निटिव होता है कक्षा संचार जो आपके संज्ञान से संबंधित होता है, यानी मेंटल क्रियाओं से।
अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है? तो कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपकी, वो हुई है आपकी कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। तो ये शब्द हैं जिनसे उत्पत्ति हुई है, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। तो आत्माओं और पूर्वजों से जो बातचीत होती है, इस बातचीत करने को कहा जाता है आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है इसको। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेडोंग, जो माओ जेडोंग थे, बहुत फेमस चीनी नेता थे, द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं? तो चीनी जो माओ जेडोंग थे, इनके संचार को मास लाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत बड़े समूहों को, क्योंकि नेता है तो नेता क्या करेगा, बड़े समूह से कम्युनिकेट करेगा, तो इसको बोलते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन। संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निवेश अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो संचार रणनीति बनाते समय पुनर्निवेश जो अध्ययन किया जाता है आपका, वो किया जाता है संचारक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? आत्म संप्रेषण को आपका कहा जाता है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, यानी आत्म जो सेल्फ, एक तरह से सेल्फ जो स्वयं के साथ हो रहा है एक तरह से, तो उसको अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहेंगे। लोक संचार सहज हो जाता है। लोक संचार कब सहज हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका अगर ज्यादा सुविधाजनक संरचना मिलेगी तो क्या हो जाएगा, लोक संचार सहज हो जाएगा। जटिल संरचना में नहीं होगा, राजनीतिक संरचना में नहीं होगा, ज्यादा औपचारिक भी रहेगा तो भी नहीं होगा, बल्कि ज्यादा सुविधाजनक संरचना में लोक संचार आपका सहज हो जाएगा। सोच, विचारों और संदेशों को वाचिक और अवाचिक चिन्हों, प्रतीकों के में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है कूट लेखन, इसको कहते हैं कोडिंग एक तरह से। प्रभावपूर्ण संचार का कैसा सहायक वातावरण होना चाहिए? प्रभावपूर्ण संचार का सहायक वातावरण जो है ये आपका होना चाहिए कैसा, सामाजिक वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के पोषण में मुख्य रुकावट होती है। तो मुख्य रुकावट इसमें होती है आपका, मुख्य रुकावट इसमें एक तरह से कोडिंग करने की योग्यता होती है, कूटबद्ध करने की योग्यता। प्रेषित होने पर सांस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं। जो आपकी सांस्थानिक रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं वो क्या बन जाती हैं, यानी अगर कोई मेरी रूढ़िबद्ध धारणा है कि कोई ऐसा विश्वास है जो पारंपरिक विश्वास है और साइंस उसको नहीं मानता है, तो वो धारणाएं अगर प्रेषित हो गई, लोगों तक पहुंच गई, तो वो क्या बन जाती हैं? तो वो बन जाती हैं आपका विश्वास या दृढ़ धारणा, वो बन जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की जो है वो किस पर निर्भर करेगा? यहाँ पर तो ये पूछा गया किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा अवबोधन प्रापक की, यानी समझने वाले की ग्रहणशीलता पर निर्भर करेगा। अगला देखिए, संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? तो मीडिया में जिक्र किया जाता है आपका नेटवर्क मीडिया में। जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है? जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन पूछा गया है, तो ये किस रूप में किया जाता है? ये किया जाता है आपका, क्योंकि जनसंचार का सूचना कार्य है तो ये निगरानी के रूप में वर्णन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अतुल्यकालिक जो अनसिक्रोनस माध्यम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अतुल्यकालिक का उदाहरण आपका हो जाता है इनमें से समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। संचार में गुणार्थक शब्द कौन से हैं? गुणार्थक शब्द जो है संचार में वो होता है आपका सांस्कृतिक शब्द क्या है, वो गुणार्थक है, यानी क्वालिटेटिव वर्ड है, ये क्वालिटी बताता है सांस्कृतिक शब्द। संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? यानी संदेश के नीचे अगर संदेश है तो उसको नाम दिया जाता है आपका उपग्रंथ, उसको नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अनुरूप जनसंचार में कहानियां, अनुरूप जो जनसंचार है उसमें कहानियां क्या होती हैं? तो कहानियां होती हैं आपकी स्थैतिक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। उपदेशात्मक संचार है, उपदेशात्मक जो संचार है वो किस तरह के संचार के अंतर्गत आएगा? तो ये आता है आपका अंतरवैयक्तिक संचार, यानी देखो इंटरपर्सनल तो अंतरवैयक्तिक स्वयं के साथ हो गया, अंतरवैयक्तिक किसी दूसरे व्यक्ति को उपदेश देना अंतरवैयक्तिक संचार में आ जाएगा। संचार में भाषा है, संचार में भाषा क्या है? संचार में भाषा क्या होगी आपकी? एक तरह का कूट होगा, कौन से तरह का? मौखिक कूट होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर एक क्रम दिया गया है, संचार से रिलेटेड ये शब्दावलियां हैं और उसी का क्रम है, तो यहाँ पर ऑर्डर लगाना है हमें इनका। सबसे पहले क्या होगा? स्रोत होगा, स्रोत से संदेश, संदेश से फिर एक माध्यम चाहिए और फिर संदेश ग्राही तक संदेश को पहुंचाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए,
आकाशवाणी किस वर्ष प्रसारण को नाम दिया गया, यानी जो प्रसारण था उसको आकाशवाणी नाम कब दिया गया था? आकाशवाणी नाम दिया गया था इसको, ये दिया गया आपका 1956 में। ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोध है? तो संदेश ग्रहण करने में जो मेन अवरोध होता है आपका वो श्रोताओं का दृष्टिकोण होता है, यानी श्रोताओं का, अगर आप लोगों का ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये संप्रेषण कर रहा हूँ, उसको सुनने का दृष्टिकोण नकारात्मक हो तो फिर आप सुनोगे ही नहीं। क्यों सुनोगे? फिर तो श्रोताओं का दृष्टिकोण मैटर करता है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है, जो अमौखिक संचार है उसका कालानुक्रम क्या होगा? तो वो होगा आपका कूट, रंग, प्रतीक और संकेत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? संचार के साथ क्या संबंधित नहीं है एक तरह से? तो ये क्या हो जाएगा? देखो, संदेश माध्यम है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कॉकून है, सूचना शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है, तो ये आपका सही संबंधित नहीं है। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो वृत्ताकार कब हो जाएगा? वृत्ताकार कब हो जाएगा संचार? वृत्ताकार संचार तब होता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, यानी जो डिकोडर है वही आपका एनकोडर बन जाता है, तब संचार क्या हो जाएगा? आपका वृत्ताकार हो जाएगा। अगला देखिए, इंटरनेट पर संचार बातचीत है, तो इंटरनेट पर जो संचार बातचीत है आपकी वो क्या है एक तरह से? तो वो है आपका समानांतर संचार। जो चैटिंग है वो क्या है? समानांतर संचार है। भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी, पहली बार भारत में मोबाइल फोन की सेवा देने वाली कंपनी कौन सी थी? तो ये जनरली जीएस में भी काम आएंगे आपके क्वेश्चन। तो वो था आपका ये था आपका बीपीएल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है। रेडियो में एफएम स्टेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मनोरंजन, सूचना और अंतर संवाद करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अर्कुट एक भाग है, तो अर्कुट बोलते हैं हम, अर्कुट या अर्कुट, ये किसका भाग है? अर्कुट या अर्कुट जो भाग है आपका, ये है आपका सामूहिक संचार का भाग है अर्कुट। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है, के लिए, किसके लिए सामुदायिक रेडियो रुचि पैदा करती है? तो ये रुचि पैदा करता है आपका स्थानीय श्रोतागण के लिए। प्रसार भारती का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, प्रसार भारती अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसार भारती का गठन आपका किया गया था 1997 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी का नाम बताना है, तो भारत की सबसे बड़ी संचार अभिकरण जो एजेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा? पीटीआई है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म आपका हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है? तो भारत में जो प्रसारण प्रणाली है ये होता है PAL। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो, देखियो इससे 1936 से पहले इसका ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहा जाता था? तो इससे पहले इससे कहा जाता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को कहा जाता था। आकाशवाणी नाम कब दिया गया? यह अभी हमने डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक उत्तम संप्रेषक का अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? जो उत्तम संप्रेषक है वो हमेशा प्रस्तुतिकरण किससे शुरू करेगा? तो वो प्रस्तुतिकरण शुरू करेगा आपका सुगम पूर्वाभ्यास से। तो सुगम सरल पूर्वाभ्यास जो उसका होगा उसी से वो आप क्या क्या करेगा? संप्रेषण की शुरुआत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, अब आज के डेट में वर्चुअल काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मीटिंग्स हो गई या फिर टीचिंग्स भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, तो वो किस प्रकार के संचार में आएगा? तो क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा? दृश्य श्रव्य होगा और दो तरफा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, MC राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? MC राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय जो आपका, ये आपका भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका शोर। जो क्या कर रहे हैं? प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं ना, विद्यार्थियों को संदेश पहुंचने में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये शोर कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? तो अध्यापक तत्काल नियंत्रण रखता है आपका स्वयं पर, संप्रेषण की चयनित पद्धतियों पर और अपने संदेश पर। तो इन सब पर अध्यापक क्या करता है? तत्काल नियंत्रण रखता है।
कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है? तो कक्षा की स्थिति में संप्रेषण शब्दों में क्या हो जाएगा आपका? इनमें होता है आपका शक्ति होती है, संरचना होती है और परंपरा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप क्या करो, आप अपने जो हैं कलात्मक विराम को समझें, आप अपने कलात्मक विराम को समझें, यह आपसे अपेक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से कक्षा में भाषेतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए। देखिए, भाषेतर जो भाषा के इतर जो संप्रेषण के अन्य घटक हैं उनको पहचानना है। तो क्वेश्चन पहले समझ लेना है ठीक से। तो वो क्या हो जाएंगे? देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के इतर बोल रहे हैं ना, अंग गति संवेदन, या जिसको भंगिमा वर्ड भी दिया जाता है, भंगिमा भी बोल सकते हैं हम, अंग भंगिमा। और वैयक्तिक देश, वैयक्तिक देश को क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं, यानी कितना जगह आप छोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं? प्रभावी श्रवण के मूल कारक यहाँ पर हमें चुनने हैं इनमें से। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? देखो, विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना, विमर्श करना और मुक्त प्रश्न पूछना, ये क्या हो जाएगा आपका? श्रवण के मूल कारक हो जाएंगे। अगला देखिए, डीटीएच सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है आ जाना चाहिए। डीटीएच सेवा का प्रारंभ जो है 2004 में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस डे आपका मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल सदस्य कितने होते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्य होते हैं आपके 28। ऑप्शन नंबर ए। भारत की जो प्रेस काउंसिल है, प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपका है आपका दिल्ली में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। किसी संदेश का फीडबैक किससे आता है? किसी संदेश का फीडबैक आता है आपका, ये आता है आपका श्रोता वर्ग से। फीडबैक किससे आएगा? श्रोता वर्ग से आएगा। अभी मेरे जो वीडियो का फीडबैक किससे आएगा? आप लोगों से आएगा, तो वो श्रोता वर्ग से आता है। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है? तो सूचना एकत्र करना, जो पहले आप सूचना एकत्र करते हैं, वो आपका अभिमत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? तो 24 घंटे चलने वाला जो एक तरह से व्यावसायिक समाचार चैनल है, वो क्या है आपका? CNBC है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूक्ति का प्रयोग इनमें से कौन करता है? तो इनमें से इस सूक्ति का जो प्रयोग करने वाला है वो आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है। तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर से कुछ पूछ लेगा, न्यूज़पेपर का एक तरह का कोई टाइमलाइन पूछ लेगा, तो ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। संवाद जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तदनुभूतिक यानी अनुभूति युक्त होना चाहिए। और अगर जिसको सुना रहे हैं तो उसके जैसा फील करना चाहिए कि उसे क्या अनुभूति हो रही होगी। अगर देखिए, भारत की प्रथम बहुभाषीय समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी मल्टीलिंगुअल जो एजेंसी है उसका नाम बताना है यहाँ पर। तो मल्टीलिंगुअल जो एजेंसी है भारत की, वो हिंदुस्तान समाचार है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो जनसंचार संस्थान है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रेस परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय प्रेस परिषद के पहले अध्यक्ष आपके JR मुधोलकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना आपकी होती है 1960 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये 101 MCQs हो गया आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड।